नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए, उसके 50 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 50 एमसीक्यूज देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय। बायोडायवर्सिटी जो टर्म है, इसको पॉपुलराइज किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार्ल्स डार्विन गलत है, एडवर्ड विल्सन जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने मेनली पॉपुलराइज किया है इसको 1988 में। ठीक है, कई बार इनको फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी भी कहा जाता है। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, वैरायटी ऑफ लाइफ जो है इसी को क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। मेनली तीन तरीके की बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक जेनेटिक होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक स्पीशीज बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, और तीसरी जो होती है वो होती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, तो तीन तरीके की होती है, इसके अलावा कोई भी बायोडायवर्सिटी नहीं होती है। बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट एट विच थ्री लेवल्स, तो तीन लेवल पूछे गए थे बायोडायवर्सिटी के। तो तीन लेवल वही होते हैं, जेनेटिक लेवल है, स्पीशीज लेवल है और इकोसिस्टम लेवल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर स्पीशीज में वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो वो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर जीन्स में देखने को मिल रहा है, विद इन स्पीशीज देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं मतलब अलग अलग स्पीशीज अगर हैं तो उसको कहा जाएगा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। और अगर विद इन स्पीशीज कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहेंगे। और इकोसिस्टम में आपको पता है हैबिटेट्स ही जब अलग अलग होते हैं तो उसको इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, या जेनेटिक डायवर्सिटी का इनमें कौन सा एग्जांपल होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। कोरल रीफ जो है ये जेनेटिक डायवर्सिटी नहीं होगी, डिफरेंट एम्फीबियन, ये एम्फीबियन अलग अलग हो गए तो ये भी गलत है। मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस, तो देखिए राइस एक स्पीशी है। ठीक है, ये स्पीशीज और इसकी 50,000 वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब 50,000 इसके जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ जाएगा। विच मेडिसिनल प्लांट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में किसमें कौन सा प्लांट के बारे में डिस्कशन हुआ है एनसीईआरटी में, तो रफवोल्फिया वोमिटोरिया के बारे में बात हुई है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हालांकि और भी कई सारे होते हैं, लेकिन आप फिलहाल बी ऑप्शन याद रखिएगा, इसमें जो एनसीईआरटी में जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी है। ग्रेट एम्फीबियन डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट्स देन ईस्टर्न घाट्स रिप्रेजेंट, देखिए एम्फीबियन की जो डाइवर्सिटी है वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। इसके पीछे रीजन क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वेस्टर्न घाट्स आपको पता है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, हाई एंडेमिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी। किस वजह से है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो इसको फेवर करता है, तो और भी कई सारे रीजंस हैं, लेकिन मतलब इस फिनोमेना क्या कहा जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्फीबियन की बात यहाँ पर हो रही है, और एम्फीबियन में आपको पता है कई सारे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया शोज ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेनली बिकॉज इट पजेज, तो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है, इसके पीछे रीजन क्या है ये यहाँ पर बताना है। ओनली फॉरेस्ट गलत, ओनली डेजर्ट गलत, डाइवर्स इकोसिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे डेजर्ट हो गया, कोरल रीफ हो गए, प्लेटी हो गए, प्लेन्स हो गए, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है इंडिया में। इस वजह से मेगा डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। According to IUCN 2004, approximately how many species has been identified worldwide? तो कितनी स्पीशीज अभी तक वर्ल्ड वाइड देखी गई है, 2004 की बात हो रही है, बहुत पुराना हालांकि डेटा है। तो ये 1.5 मिलियन से थोड़ा बहुत ज्यादा ही है, इतनी स्पीशीज अभी तक देखी गई हैं या खोजी गई हैं। बहुत सारी ऐसी भी स्पीशीज हैं तो अभी अनडिस्कवर्ड है, जिनके बारे में भी कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रॉबर्ट में एस्टिमेटेड। अब देखिए रॉबर्ट में एक नाम है, एस्टिमेटेड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी टू बी अबाउट, तो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी है जो रॉबर्ट मे ने बताया, तो ये 7 मिलियन के आसपास बताया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और बहुत सारे अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं जिसमें इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स आते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं हुई है। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है एनिमल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, तो जितनी भी स्पीशीज बताई गई हैं उसमें एनिमल स्पीशीज अगर आप देखेंगे तो ये 70% से भी ज्यादा है, तो मोर देन 70% अगर आप देखेंगे तो वो एनिमल स्पीशीज हैं।
प्लांट स्पीशी अगर आप देखेंगे तो 22% के अप्रोक्सीमेट है, और सबसे कम जो है वो कौन सी है, फंजाई है। फंगाई है वो कितनी है, लेस देन 5% है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, विच एनिमल ग्रुप हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। कौन सा ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसकी सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है? तो बर्ड्स नहीं है, मैमल्स बिल्कुल भी नहीं है, इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इंसेक्ट्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, बात याद रखिएगा। 11th क्वेश्चन कह रहा है विच ग्रुप अमंग वर्टिब्रेट्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो सबसे ज्यादा डिस्क्राइब्ड स्पीशीज किस वर्टिब्रेट में? तो देखिए, वर्टिब्रेट की बात करी गई है, तो वर्टिब्रेट में फिशेस के पास सबसे ज्यादा डिस्क्राइब्ड स्पीशीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 12th कह रहा है विच ग्रुप कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज। अब प्लांट स्पीशीज देखा जाए तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती है? तो ये एंजियोस्पर्म्स है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे ज्यादा डाइवर्स प्लांट ग्रुप कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म होता है। 13 कह रहा है इंडिया पजेस नियरली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। तो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का कितना इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.4% जो है वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, और अगर ग्लोबल स्पीशीज पूछी जाए कि इंडिया में ग्लोबल स्पीशीज का कितना परसेंटेज एग्जिस्ट करता है, तो ग्लोबल स्पीशीज का 8% पार्ट जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स। अब देखिए, इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लोरा फौना देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा, लायन देखने को मिलेंगे। तो बहुत मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो कंजर्वेशनल इंटरनेशनल ने कितनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज को आज तक रिकॉग्नाइज किया है? तो ये 17 कंट्रीज हैं। जैसे इंडिया हो गई, ब्राजील हो गई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच कंट्री हैज हाईएस्ट बर्ड डाइवर्सिटी। तो बर्ड की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कोलंबिया में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा बर्ड डाइवर्सिटी है, अप्रोक्सीमेटली 1200 बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। पूछा ही गया है इंडिया हैज हाउ मेनी बर्ड स्पीशीज। तो बर्ड की कितनी स्पीशीज देखने को मिलती है? अप्रोक्सीमेटली 1200 अभी तक खोजी गई हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो 8% ऑफ दी वर्ल्ड बर्ड स्पीशीज है। मतलब बर्ड की जितनी भी स्पीशीज पाई जाती है उसमें से 8% इंडिया में अलोन पाई जाती है। 18th क्वेश्चन कह रहा है बायोडाइवर्सिटी जनरली। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, कौन सी बात सही है? इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। देखिए, इक्वेटर जो होता है ये वाला पोर्शन है, ट्रॉपिक पोर्शन है, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। पोल्स जो है वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, बहुत ही ठंडक होती है, 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। मतलब इक्वेटर पे ज्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी, पोल पे कम होगी। विच इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलती है? सिंपल सी बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है कहाँ देखने को मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, हमेशा पानी बरसेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर कीड़े होंगे, मतलब इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो उसको मतलब पूरी प्रॉपर फूड चेन यहाँ पर बनी रहती है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू कंटेन अप्रोक्सीमेटली। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में 3 मिलियन अप्रोक्सीमेटली स्पीशीज है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में कि 20% वर्ल्ड का जो ऑक्सीजन है, या अर्थ की जो ऑक्सीजन है, 20% अर्थ की जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? इसी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आती है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट प्रपोज। तो इन्होंने क्या प्रपोज की थी? इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो थ्योरी थी वो किसने प्रपोज करी थी? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने प्रपोज करी थी। और इसमें मेनली ये कहा गया है कि जो स्पीशीज की रिचनेस होती है वो एरिया के साथ में इंक्रीज होती है। तो स्पीशीज की रिचनेस, ठीक है,
ये इंक्रीज होती है किसके साथ में, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज की रिचनेस भी बढ़ती है। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद, तो किसके साथ बढ़ेगी, एरिया के साथ बढ़ेगी। यही अलेक्जेंडर वॉन हुम्बर्ट ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन s इज इक्वल टू सी ए की पावर z रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यही रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर s जो है वो क्या है, स्पीशीज की रिचनेस है। ठीक है, ये स्पीशीज की रिचनेस है। a जो है ये क्या है, एरिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जेड जनरली रेंजेस बिटवीन, तो जेड जो था वो किसके किसके बीच में लाई करता है ये बताना है। तो 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करता है। ये मेनली जो नीट वीट की तैयारी करते हैं उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 25th कह रहा है इन वेरी लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट जेड वैल्यू में अप्रोच, तो बहुत अगर बड़ी एरिया है तो वहां पर जेड की वैल्यू क्या हो सकती है बताना है आपको। तो ये 0.6 से 1.2 तक हो सकती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट हायर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मतलब कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहां पर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये प्रूव किया था किसने, डेविड टिलमैन ने इसको प्रूव किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मोर बायोडाइवर्सिटी जनरली रिजल्ट्स इन, तो अगर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो इससे क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। विच हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एहरलिक, तो पॉल एलिक ने क्या चीज प्रपोज करी थी, क्या हाइपोथेसिस दी थी ये बताना है आपको। इन्होंने रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस दी थी, कि कहने का मतलब ये था कि कोई हवाई जहाज है उसमें से अगर मान लीजिए जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग एक एक बोल्ट अगर निकालने लग जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके की इन्होंने बातें करी है। और मतलब ऐसे है कि कोई अगर एक एक स्पीशीज निकालने लग जाएगा तो वहां पर जो इकोसिस्टम है वही फेल हो सकता है, वीकेंड कर सकता है इकोसिस्टम को, ऐसे अब इसको समझाया सकता है। अकॉर्डिंग टू रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम आर कंपेरेबल टू, तो ये किससे कंपैरिजन किया जा सकता है, तो प्लेन में जो रिवेट्स होते हैं एरोप्लेन में उससे इन्होंने कंपैरिजन इसका किया है स्पीशीज का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द करंट रैपिड एक्सटिंक्शन इज कंसीडर्ड द डैश, जो करंट रैपिड एक्सटिंक्शन हो रहा है तो वो मतलब किस फॉर्म में उसको कंसीडर किया गया है, तो ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है, तो छठा मास एक्सटिंक्शन है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो पांच जो थे वो एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस से हुए थे, छठा है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस का इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हैबिटेट लॉस है और फ्रेगमेंटेशन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मेनली इफेक्ट्स, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से होता क्या है, तो ये वाइड रेंजिंग एनिमल्स मैमल्स जो होते हैं इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो वाइड वाइड रेंजिंग मैमल्स को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, लायंस हो गए, इनको ही इनके ही सबसे ज्यादा हैबिटेट गायब होंगे और इनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इनको जो मतलब जितने भी ये जानवर हैं इनको रहने के लिए बहुत ही बड़ा एक हैबिटेट चाहिए होता है। तो अगर एक फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो इनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मींस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। एक्सेसिव यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसी को ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। ठीक है, विच स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो खत्म हो चुकी है। तो पैसेंजर पीजन जो है यही एक ऐसी स्पीशीज है जो खत्म हो गई थी, किसकी वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ओवर हंटिंग होती थी, एक्सेसिव हंटिंग होती थी इसकी। अब इसी तरीके से स्टेलर सी काऊ है वो भी खत्म हो चुका है, स्टेलर सी काऊ। ठीक है, ये भी पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है। डोडो है, ये भी खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से बहुत सारे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नाइल पर्च कॉज्ड डिक्लाइन ऑफ नेटिव स्पीशीज इन, नाइल पर्च जो थी उसने जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज थी उसको खत्म कर दिया। तो ये कहाँ की बात हो रही है, लेक विक्टोरिया में जो नेटिव स्पीशीज थे उसको नाइल पर्च
था उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये इन्वेजन की वजह से हुआ है। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल होता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेचुरल सक्सेशन का नहीं है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, एक कॉज है बायोडायवर्सिटी लॉस का। जैसे आपने देखा भी, एक हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन लॉस था। एक दूसरा जो वजह है वो एलियन स्पीशीज आ गई, ये वजह हो जाएगी। ठीक है, एक आ जाएगा को एक्सटिंक्शन, ये भी वजह होती है हैबिटेट लॉस का। ठीक है, को एक्सटिंक्शन की वजह से मतलब एक चीज जब गायब हुई तो जो उसको उस पर डिपेंडेंट चीज थी वो भी गायब हो गई। तो ये तीन है। वैसे इविल क्वार्टेट की बात होती है, चार की बात होती है, हम चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, अब जो बात करी गई है को एक्सटिंक्शन की बात करी गई, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्शन ड्यू टू हंटिंग नहीं, साइमल्टेनियस एक्सटिंक्शन ऑफ एसोसिएटेड स्पीशीज, यही इसका मतलब होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है ए, वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई, तो इस पे डिपेंडेंट जो बी स्पीशीज थी उसको भी तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ए को बी खा रहा था, ठीक है, तो बी के पास भोजन ही खत्म हो गया तो बी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो इसी को को एक्सटिंक्शन कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एम्स टू, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो होता है इसका एम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पॉल्यूशन को इंक्रीज करना बिल्कुल भी नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जिसमें आ जाएगा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी आ जाएगी, ह्यूमन का वेलफेयर आ जाएगा, और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, तो कंजर्वेशन जो स्पीशीज सेम उसके नेचुरल हैबिटेट में जब कंजर्वेशन करते हैं तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब इन सीटू में आएगा। एक्स सीटू जू जो होता है, बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं, चिड़ियाघर होता है, वो सब क्या है, एक्स सीटू, मतलब उसको दूसरी जगह लेके गए हैं और उसी हैबिटेट में, मतलब वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश जब करी जाती है तो उसको एक्स सीटू कहते हैं, लेकिन उसको वहीं पे नहीं प्रिजर्व किया जाएगा, दूसरी जगह लेके जाके प्रिजर्व किया जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू, तो इन सीटू का एग्जाम्पल बोटेनिकल गार्डन, जू नहीं है, सीड बैंक भी नहीं है, तीनों के तीनों एक्स सीटू है। सही आंसर है नेशनल पार्क। कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, तो नेचुरल हैबिटेट के बाहर अगर लेके जाते हैं कंजर्व करने के लिए तो उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू, तो बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू है, जूलॉजिकल पार्क भी एक्स सीटू है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक्स सीटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स सीटू नहीं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे जिस चीज का प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है, उसको क्रायो, क्रायो मीन्स बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स मेनली हेल्प इन कवरिंग, तो सेक्रेड ग्रूव्स किस तरीके से हेल्प करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कंजर्व किसको करते हैं, तो ये इंडेंजर्ड इकोसिस्टम को नहीं कंजर्व करते, ट्रेडिशनल बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे खासी हिल्स हो गए, अरावली हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए। खासी हिल्स याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा खासी हिल्स। ठीक है, क्योंकि कई लोग वेस्टर्न घाट्स, खासी हिल, इन सब की पूजा करते हैं, कई सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज है जो इनकी पूजा करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अरावली हो गए, ठीक है, तो इनकी पूजा करी जाती है, तो इसीलिए सेक्रेड ग्रुप्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व स्टोरेज एट अप्रोक्सीमेटली, तो क्रायो प्रिजर्वेशन में स्टोरेज कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, और इस पे मेनली जो सीड्स होती है उनको स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और ये टेम्परेचर जो है लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है मेनली, इस पे लिक्विड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है, उसी को ही यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, जीन बैंक में मेनली ये सब चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो वाज हल्ड इन, तो अर्थ समिट जो पहली बार हुई थी वो 1992 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, UNCED भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऐसे है। तो इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये 1992 में हुआ था, और इसी से ही CBD बन के आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बना था। ठीक है, इसी को अर्थ समिट या रियो समिट भी कहा जाता है, रियो में हुआ था क्योंकि ये 46 कह रहा है, द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग, तो CBD जो है ये अडॉप्ट हुआ था कब, 1992 में अडॉप्ट हुआ था। किसके दौरान अडॉप्ट हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आप देखेंगे तो CFC से रिलेटेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से।
रियो और समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था, ये ग्रीन हाउस एमिशन से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको WC वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस या वर्ल्ड WSHD कह सकते हैं, या कई बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये इसको एक और नाम दिया जाता है, रियो प्लस 10 भी कहा जाता है, मतलब 10 साल बाद हुआ था रियो के, तो इसीलिए 1992 में वो हुआ था, तो 2002 में ये हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, जोहानसबर्ग में हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। ठीक है, ये मेनली किस पे फोकस करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इस पे फोकस किया गया था। 48th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, तो रेड लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है, कौन पब्लिश करता है, तो ये IUCN इसको पब्लिश करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कई सारे यहाँ पर स्पीशीज पे बांटा जाता है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल, ये सब चीज स्पीशीज आप देखते होंगे, ये IUCN ही इसको पब्लिश करता है इस बुक को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, तो कौन सा इसमें इकोसिस्टम सर्विस नहीं है जो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, तो पॉलिनेशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी है, क्लाइमेट रेगुलेशन भी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल ये नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोवाइड करता है, सिर्फ पॉलिनेशन हो गया, सॉइल फॉर्मेशन भी यही प्रोवाइड करता है, सॉइल फॉर्मेशन। तो ये चार जो है इकोसिस्टम सर्विसेज इसको बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज है जो बायोडाइवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज टू, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताना है, तो इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं, इंश्योर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन वाइल प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल वेल्थ, यही बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 MCQs थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के क्लास 12 के MCQs जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, बाकी के वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।